गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डील करने वाले हैं वो है लर्निंग। और लर्निंग के अंदर हम जो सब टॉपिक्स डील करेंगे वो है लर्निंग के मीनिंग्स, लर्निंग का नेचर और वेरियस डेफिनेशंस जो दिए गए हैं वेरियस थ्योरिस्ट के द्वारा। इसके अलावा हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग जिसमें हम दो थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डील करेंगे। तो पहला थ्योरी ऑफ लर्निंग है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग और दूसरा है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। सो ये जो नोट्स हैं ये एक्सक्लूसिवली फॉर द जनरल इलेक्टिव स्टूडेंट्स हैं और इस वजह से ये जो नोट्स हैं वो बहुत ही ब्रीफ में हैं। ज़रूरत क्या है कि हम लर्निंग के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, जिसे हिंदी में हम अधिगम या सीखना भी कहते हैं। बहुत सारे थ्योरिस्ट का मानना है कि हम ह्यूमन बींग्स का एक एज के बाद मेनी थ्योरिस्ट बिलीव दैट आफ्टर द एज ऑफ 15 और आफ्टर द एज ऑफ 16 ऑल्सो जो ह्यूमन बींग का इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है या इंटेलिजेंस है ये डेवलप करना बंद कर जाता है। बट उसके बावजूद भी हम न्यू एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में सक्षम होते हैं, हम अपने करियर में, हम अपने एकेडमिक्स में एक्सेल करते हैं। सो हाउ आर वी एबल टू परफॉर्म दीज थिंग्स? इट इज़ बिकॉज ऑफ लर्निंग। और ये लर्निंग होता कहाँ से? ये हमारे अनुभव या एक्सपीरियंस से होता है। ये जो एक्सपीरियंस या लर्निंग का जो प्रोसेस है ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इट बिगिंस सिंस द डे अ चाइल्ड इज बॉर्न। सिंस तब से लेकर till the person has died or till the person is dead, तब तक ये लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और ये जो लर्निंग है ये हमारे अनुभव या एक्सपीरियंसेस से होता है जो हम एवरी डे एक्सपीरियंस करते हैं या हम इनकाउंटर करते हैं। एक बहुत ही यूनिवर्सल डेफिनेशन जो लर्निंग का दिया है वो यही है कि इट इज़ एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर or behavioral potential produced by experience. So basically it is a relatively permanent change in behavior. और ये जो behavior में permanent change है ये permanent change आया है हमारे experience या अनुभव के द्वारा। John B. Watson was the founder of behaviorism, जो हमारी School of Psychology है behaviorism school, उसके founder रह चुके हैं। एंड इनका मानना ये है कि जो ह्यूमन बीइंग जितने भी बिहेवियर्स हम डिस्प्ले करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हमारी होती है ये हमारी लर्निंग प्रोसेस का ही रिजल्ट है। तो इनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बिहेवियर है ये लर्नड है। लर्निंग के बहुत सारे टेक्निक है, या तो हम क्लासिकल कंडीशनिंग एक अप्रोच है, दूसरा ओपरेंट कंडीशनिंग एक अप्रोच है, और इसके अलावा या तो हम बिहेवियर ऑब्जर्व करके या मॉडलिंग के थ्रू भी हम सीखते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मोस्ट ऑफ द चीज़ अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके सीखता है। सो दिस इज हाउ वी लर्न। एवरी डे बेसिस पे हो सकता है कि ड्यू टू प्रैक्टिस एंड द एक्सपीरियंसेस जो एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है, यही प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस लीड्स टू द परमानेंट चेंज इन बिहेवियर विच लीड्स टू लर्निंग। डेफिनेशंस की अगर हम लोग बात करें तो we'll deal one by one, and the more or less the definition which was given by all the theorists is same. So they have specifically spoken about the experience, the role of experience is in learning. So how experiences influence our learning, किस तरीके से हमारा जो अनुभव है हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। तो गेट्स के अकॉर्डिंग learning is the modification of behavior through experience, and this definition is similar to the Wordsworth also. So one definition is given by Crow, which says learning is learning as a continuous development change in the behavior created as a reaction on different occasion to fulfill the needs of life, which is similar to the Murphy's definition which was given in 1968, which says that हम इंडिविजुअल एक इन्वायरमेंट में रहते, एक सोशल सेटिंग में रहते हैं, चाहे आप अपने घर पे हो, आप अपने स्कूल में हो, कॉलेज में हो, दैट इज़ योर इन्वायरमेंट। हर इन्वायरमेंट की कुछ नीड्स होते हैं, चाहे वो बेसिक नीड्स हो या हायर नीड्स हो, एज इन फॉर द सर्वाइवल नीड और द एडजस्टमेंट नीड। तो नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम जो भी बिहेवियर डिस्प्ले कर रहे हैं
that is a learning thing only. ठीक है, it is because we have learned how to fulfill those needs, how to behave, how to react, how to get our things to satisfy ourselves. So nature of learning की बात करें तो सबसे पहला जो हम शुरुआत से ही बात करते आ रहे हैं कि लर्निंग लीड्स टू चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग की वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है और ये कोई सिंगल डे प्रोसेस नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट इज हैपनिंग एवरी डे, समटाइम्स वी रियलाइज इट, समटाइम वी डोंट, बट इट इज हैपनिंग एवरी डे। कुछ चीज़ें आप कॉन्शियसली सीखते हो, कुछ चीज़ें आप अनकॉन्शियसली सीखते हो। You have learned to walk, you have learned to run, you have learned to eat, you have learned it. It is not something कि ये कुछ suddenly आ गया है. You know how to make use of spoons or the forks or the kitchen knife. So you have learned it, and it's a lifelong process, and every day we learn new things. So it's a universal process also. और learning की वजह से it is whatever we are learning, it is not something कि हम बिना किसी पर्पस के लर्न कर रहे हैं. If you have learned to walk, it has a purpose. If you have learned to eat, it has a purpose and is goal directed. So it is not something which is purposeless. So कोई भी behavior जो आपने सीखा है, it has some purpose and we are doing it with a motive. So it also involves reconstruction of experiences. So reconstruction of experiences की अगर हम बात करें तो I'll give you a very small example. आपने साइकिल चलाना सीखा है. You have learned to ride a bicycle. You are using the same tactic, you are using the same principle while you are learning to ride a bike or a scooty. More or less the procedure is same. But what are you doing? जो आपने साइकिल चलाने के दौरान जो भी चीज़ें सीखी हैं टैक्टिक, आप उसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर रहे हो, कुछ और चीज़ें एज इन, क्योंकि नाउ द स्कूटी और द बाइक हैज़ गियर एंड द क्लच एंड द एक्सेलरेटर. सो आपने जो पहले सीखा है टू मैनेज हाउ टू हैंडल द टू व्हीलर जो भी बाईसाइकिल है, नाउ बाय यूजिंग ऑल द टैक्टिक प्लस learning to manage the accelerator or the gear or the brake, आपने क्या किया, अपने पहले सीखे हुए एक्सपीरियंसेस के साथ कुछ और चीज़ें ऐड की. तो दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. आपने पहले जो सीखी थी उसके साथ कुछ और मॉडिफिकेशन की, मॉड्यूलेशन की, एंड यू हैव कम अप विथ समथिंग न्यू which refers to reconstruction of experiences. So ये एक इंस्टेंस है. By using the same technique, we are learning other things also on everyday basis. Next है, it is the product of activity and environment, and very important कि जो आपकी learning है, जो भी आपने सीखा है, it is not exclusive to one environment. आपने जो एक सेटिंग में सीखी है, आप सिमिलर लर्निंग के अप्रोच को दूसरे सेटिंग या दूसरे सिचुएशन में भी यूज़ करते हो या अप्लाई करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो यू हैव लर्न टू बी डिसिप्लिन्ड इन योर स्कूल, एंड आप वही डिसिप्लिन को यूज़ करके आप जितनी भी ऑफिशियल सेटिंग में आप जाते हो, यू बिहेव इन दैट मैनर ओनली. नो मैटर कि हो सकता है सिंस व्हेन यू वर इन स्कूल यू यूज्ड टू वेयर यूनिफॉर्म लाइक नाउ आल्सो, बट नाउ you are in college. Although you have learned to behave in a disciplined manner in your school, so you know that discipline to be carried forward in other professional settings also. So you have learned it in one situation, and now you are transferring those learned pattern of behavior in other situation as well. So learning आपको मदद करता है सीखने में और सिखाने में, and it is a sequence of psychological events. So आप कोई भी behavior जब आप सीख रहे हो तो आपके लिए शायद वो एक global behavior हो, but when you will analyze it deeply, हर activity के कुछ process, it's a process, that means उसके कुछ stages होते हैं. तो अगर आप किसी भी activity को सब stages में या सब task में divide करोगे तो you will realize that each task has different functioning or different process involved. फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कूटी चलाना हो
It's not like you're riding scooty. It has a process. आप स्कूटी के पास पहुंच रहे हो, आप स्कूटी में कीज डाल रहे हो, आपको मेमोरीज, आपकी लर्निंग इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड. साइकोलॉजिकल इवेंट्स का मतलब है वेरियस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या कॉग्निटिव एबिलिटीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, दैट यू नो कि कीज कहाँ पे डालने हैं. दैट्स अ पार्ट ऑफ मेमोरी. You know how to balance the scooty. That's a part of your brain, the frontal lobe, the motor activities involved. You have learned कि आपने जो स्टैंड है वो हटाना है, कीज के साथ ब्रेक के साथ आपको स्विच दबानी है, तब जाके आपकी स्कूटी ऑन होगी. सो it's a sequence of psychological events. It's not a single process involved. Okay. Next है, it helps you in proper growth and development. सो इट्स नॉट समथिंग कि आपने बस कुछ चीज़ सीख ली. आपने जो भी चीज़ सीखी है ये आपकी अपनी लाइफ में, अपने करियर में आपको आगे बढ़ने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए भी आपको हेल्प करता है. एंड साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को भी बैलेंस्ड बना के रखने में मदद करता है, सो दैट यू कैन हैव अ प्रॉपर एडजस्टमेंट. आप जिस भी सेटिंग में हो, चाहे प्रोफेशनल हो, आप अपने घर पे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, या आप अपने किसी भी डेलीगेट्स के साथ हो, learning helps you to behave and adjust in proper manner as it helps you in balancing your personality. हो सकता है कुछ बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, कुछ बहुत इंट्रोवर्ट हो, बट यू हैव लर्नड दैट सिर्फ एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर हर सेटिंग में काम नहीं आएगा, या बीइंग इंट्रोवर्ट ऑलवेज वोंट वर्क. सो लर्निंग हेल्प्स यू टू बिहेव एंड हेल्प्स यू इन योर प्रॉपर एडजस्टमेंट. एंड साथ ही साथ ये आपको हेल्प करता है कि आपकी लाइफ की टुवर्ड्स जो गोल हैं, जो मोटिव्स हैं, आप उसको भी अचीव करें. एंड हाउ टू अचीव इट? टू हैव अ रियलाइजेशन. लर्निंग हेल्प्स यू इन दैट. So it always involves some kinds of experience and it is something that results from nurturing. ये innate नहीं है, ये by birth नहीं है. It is something that we have learned from the environment, from the social setting, from the people around. So it is not something that is innate or genetic. Learning is something that has result from our nurturing. ठीक है? So the behavioral changes that occur due to learning are relatively permanent. तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग? ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आपकी लर्निंग को या सीखने की जो क्षमता है ये इन्फ्लुएंस करते हैं? द फर्स्ट थिंग इज मोटिवेशन, जिसे हम प्रेरणा कहते हैं. इफ आई आस्क यू, या अगर मैं जबरदस्ती आपको मैं कोई सब्जेक्ट थमा दूं कि आप ये पढ़ो, you won't be able to succeed or you won't be able to carry it for longer. Why? Because you are not motivated. So अगर आपने admission लिया है, only you are going to succeed if you are motivated to read, if you are motivated to study. If you are not motivated to study, no matter आप कितनी अच्छी जगह पे जा रहे हो, कितने अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, you won't succeed. So to learn new thing, you need to be highly motivated. If you are not motivated, you are more likely to fail in your career and you will be more likely not to achieve your goal. So next factor है readiness for learning. So for example, आप लोगों को गाड़ी चलाना सीखना हो, ठीक है? गाड़ी चलाना सीखने के लिए you need to prepare yourself. If somebody is not prepared or if somebody is not ready, readiness reflects what? Your willpower. Your एक बोलते हैं ना जिल है, इच्छा है कि हाँ मुझे करना है. अगर वो readiness नहीं है तो you will not be able to develop a positive attitude. अगर readiness है तो you will be more motivated, you will be more enthusiastic to learn कि हाँ मुझे सीखना है और अब मैं सीख सकता हूँ. अगर ये attitude के साथ रहेगा, that means you are ready, and with this attitude you are more likely to learn faster. Why? Because you are putting all your concentration, all your mind on that particular task. So for learning you need to prepare yourself and you need to have a readiness towards accepting. All right. So
then only you will be able to learn easily and overcome the hurdles and the barriers easily. So is aptitude. So aptitude is something which is innate, और हर इंडिविजुअल का जो एप्टीट्यूड है वो अलग होता है, बट इट कैन बी मोर और लेस इन द फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एंड मैकेनिकल. सो some people have more musical aptitude while some have more scientific aptitude. So therefore the more intense the aptitude of a person, the easier it is learned. So जब भी आपको कोई टास्क सीखना हो, you need to analyze that do you have the aptitude of that particular task. फॉर एग्जाम्पल आपको म्यूजिक सीखना हो, या आपको साइंटिस्ट बनना हो, या मैथमेटिक्स अगर हो, तो यू नीड टू एनालाइज योर सेल्फ कि आपकी उस फील्ड में एप्टीट्यूड कितनी अच्छी है, वो जो इनेट एबिलिटी है to have an innate sense of music, या innate ability to solve problem, mathematical problem या calculation, do you have it or not. आपके अंदर उस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर एप्टीट्यूड जितनी अच्छी होगी, आपकी लर्निंग भी उतनी ईजी और फास्टर होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन से ही यू हैव इंटरेस्ट इन म्यूजिक एंड आफ्टर सर्टेन एज यू जॉइन अ म्यूजिक क्लास, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लर्न म्यूजिक. वाई? बिकॉज you will be able to explore yourself and you will be able to enhance and improve yourself, and that will eventually lead to more success in your life. नेक्स्ट है इंटेलिजेंस. बुद्धि बहुत ज़रूरी है. अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं तो आपका एक नॉर्मल आईक्यू होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो नहीं है तो आप शायद किसी टास्क के प्रोज एंड कॉन्स एंड एक्टिविटी एंड प्रोसीजर्स को नहीं सीख पाओगे. सो एक एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है टू लर्न न्यू थिंग्स. एंड दिस लर्निंग की अगर हम लोग बात करें तो हम हो सकता है चाहे हम जनरल इंटेलिजेंस की बात करें या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की बात करें, तो ये दोनों एरियाज से रिलेटेड हो सकते हैं. जनरल इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज़ कॉमन टू मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. किसी ऐसे एक्टिविटीज़ को जिसको मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर एबल टू परफॉर्म, वेयर एज स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इज अ ट्रेट, वैसे फंक्शनिंग जिसमें कुछ खास लोग ही पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द साइंटिस्ट, द म्यूजिशियन. ठीक है, तो not everybody can be a musician, not everybody could become scientist. So उनकी जो specific intelligence है in that particular field is high. नेक्स्ट है हेल्थ एंड एज. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एट व्हाट एज यू आर गोइंग टू लर्न एनीथिंग. अगर आप बहुत अर्ली एज में कोई भी चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो बहुत ईजीली आप सीख सकते हैं एंड आपकी जो लर्निंग है वो भी बहुत फास्ट होगी. हेल्थ की अगर हम लोग बात करें तो फिजिकली एंड मेंटली अगर आप साउंड हैं, आप फिजिकली हेल्दी हैं, एंड देन इट इज़ मोर लाइकली दैट आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ईजीली आप सीख पाओगे. वेयर एज अगर आप मेंटली या इन शॉर्ट फिजिकली या साइकोलॉजिकली यू आर नॉट वेल साउंड पर्सन, then it would be difficult for you to grasp things. फिजिकल इलनेस की अगर हम लोग बात करें तो अगर किसी इंडिविजुअल को ब्लाइंडनेस से देख नहीं पा रहे हैं या फार साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस का प्रॉब्लम है, देन इट विल बी अ डिफ़िकल्ट फॉर द पर्सन. एंड अगर हम साइकोलॉजिकली या मेंटली साउंड होने की बात करें तो अगर इंडिविजुअल में डिप्रेशन है या लैक ऑफ इंटरेस्ट है, फटीग है, सो दीज आर द फैक्टर्स जो एड ऑन करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी लर्निंग के प्रोसेस को. इसकी वजह से अगर आपको फॉर एग्जांपल आपकी इंटरेस्ट बहुत हाई है तो इट इज़ मोर लाइकली दैट आप उतने ही एनर्जी के साथ कोई नई एक्टिविटीज़ को सीखेंगे. अगर आपका इंटरेस्ट बहुत डाउन है तो यू विल नॉट पुट 100% ऑफ योर्स टू दैट पर्टिकुलर टास्क. सो नेक्स्ट है एंजाइटी. सो ड्यू टू द नेचर ऑफ वरी टास्क आर कंप्लीटेड इन 2 ways. सो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कभी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करना हो या पढ़ना हो तो एक एंजाइटी, एक चिंता, एक घबराहट अंदर लगी होती है. सो अगर आपके अंदर एंजाइटी होना भी ज़रूरी है, बट टू लो या टू हाई लेवल ऑफ एंजाइटी आपके परफॉर्मेंस को डिटोरिएट भी करता है. तो अगर एंजाइटी, देयर आर स्टडीज सो विच शोड दैट low level of anxiety acts as a drive for learning. So it pushes you, it motivates you to learn new things. लेकिन अगर एंजाइटी का लेवल बहुत हाई है देन यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म. वाई? बिकॉज आपका कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब्ड होगा, आप एक पैनिक के स्टेट में होंगे. तो
at that point of time you won't be able to function and perform. So moderate level of anxiety is necessary. So in a study by Pal, he found that low anxious student is better than that of high anxious student. So it's better to have a nominal level of anxiety, बहुत ज़्यादा high नहीं, बहुत ज़्यादा low नहीं, to some extent that anxiety जो कि आपका ड्राइव का काम करे, जो आपको मोटिवेट करे, अभिप्रेरित करे, ठीक है. सो द नेक्स्ट फैक्टर इज नॉलेज ऑफ रिजल्ट. हम कोई भी चीज सीख रहे हैं, सीखने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस. सो द कॉन्सिक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एट लास्ट हमें मिलेगा क्या. अगर एट लास्ट द रिजल्ट इज समथिंग विच इज internally satisfactory, then you are more likely to learn with more interest and more motivation. But if the consequence of the behavior is something that is of no use to you, in that case you are not likely to perform better, or you are not likely to um, give your 100% to that activity. सो द कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट हम बात करें किसी भी एक्टिविटी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज जो भी आपके कॉन्सिक्वेंस है सीखने के बाद, इट एक्ट्स एज अ इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशन थिंग्स टू यू. आपको और मोटिवेट करता है कि आप आगे और करें. आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद आपके रिजल्ट अच्छे आए. उस रिजल्ट अच्छा आने का क्या फ़ायदा है कि अच्छे मार्क्स आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला सकता है. तो उस अच्छे मार्क्स के लिए आप मोटिवेटेड हो, आप पढ़ रहे हो. बट अगर आप एग्ज़ाम देते हो, आपको अच्छे मार्क्स आ भी जाएँ बट उस अच्छे मार्क्स का कहीं यूज़ नहीं है, तो आप जब यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाओगे तो आप पढ़ोगे क्यों? You all are reading because you want to get good marks so that you can get admission in good colleges, right? So the result also plays an important factor in facilitating your learning process. So what are the types of learning? The first type of learning is motor learning. हम ह्यूमन बीइंग का मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, चाहे वो वॉकिंग हो, रनिंग हो, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ड्राइविंग हो, चाहे बाइक राइडिंग हो, स्कूटी राइडिंग हो, कार ड्राइविंग हो, एंड देयर आर वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक स्केटिंग, क्लाइंबिंग, डांसिंग, एंड दीज आर ऑल द थिंग्स. सो ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो, या मोटर एक्टिविटीज़, या मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट इन्वॉल्व हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हम सीखते हैं, ये हमारा पार्ट होता है मोटर लर्निंग का. टू सम एक्सटेंट कुकिंग हो गया, या बैलेंसिंग योर बॉडी के जो टास्क होते हैं, जैसे जिम्नास्टिक हो गए, डांसेस हो गए. So these all comes under motor learning. The next type of learning is verbal learning. हमें कभी भी किसी से communicate करना हो, unless you are having any type of defect, we communicate via verbal medium. यानी कि हम बोलचाल की भाषा में एक दूसरे से communicate करते हैं. बट कम्युनिकेट करने के लिए भी हम किन से कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है. हम जिनसे भी बात कर रहे हैं, द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड्स, द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ साउंड, द टोन, द पिच, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो कम्युनिकेट करने के तौर तरीकों में जितने भी कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पिक्चर, सिंबल, वर्ड्स, साउंड्स, फिगर्स हैं, ये सारे कॉम्पोनेंट हैं हमारे वर्बल लर्निंग के. So we have learned to talk, we have learned to speak, that is also a part of that is also a type of learning that we have learned throughout our life. So next type of learning is concept learning, and it is something related to your higher order mental processes. So apart from the basic activities we perform in our daily life, वॉक कर लिया, चल लिया, बैठ लिया, किसी से बेसिक कम्युनिकेट कर लिया, बट देयर आर एक्टिविटीज़ जिसमें आपकी हायर कॉग्निशन इन्वॉल्व है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, किसी भी बहुत पर्टिकुलर चीज़ का एक डिसीजन मेकिंग करना हो, या आपको किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना हो, रीजनिंग होती है, इंटेलिजेंस होता है, दिस आर समथिंग जो आपके हायर कॉग्निटिव प्रोसेस का पार्ट है. सो कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होती है कि किसी भी फिनोमिना को हम एज इट इज़ परसीव करें. इट इज़ बिकॉज आपकी उस चीज़ को लेकर कॉन्सेप्ट है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव परसीव्ड अ ट्री, आपने एक पेड़ को देखा, उस पेड़ को पेड़ ही समझा. वाई? बिकॉज यू हैव अ कॉन्सेप्ट अबाउट अ ट्री. एक पेड़ में एक बॉडी होती है जो कि लकड़ी होती है. इट इज़ नॉट समथिंग मेटल, इट हैज़
it has leaves, it has branches, it has fruits, it has flower. So that is a concept of a tree you have in your mind. Similarly, you are seeing multiple cars, ठीक है, multiple vehicles और multiple four wheelers की अगर हम लोग बात करें, but you are able to recognize, no, this is a car, this is a truck, this is a auto, this is an auto, this is something else. So it is because you have concept of everything. So these comes under the heading of concept learning that you have learned so far. And this type of learning is very useful as it helps you in recognizing and identifying things. So whenever you are seeing something, you are able to recognize, oh हाँ, this is a vehicle, this is a tree, this is a dog, this is something else, this is a fruits or XYZ, like that. Type of learning is discrimination learning, which is very important. यहाँ पे बात की गई है स्टिमुलस, जिसे हिंदी में हम उद्दीपक बोलते हैं, या इन वेरी लेमन टर्म अगर मैं बोलूँ तो क्यूज, जो हम बोलते हैं ना, हिंट्स। तो आपके सराउंडिंग में बहुत सारी क्यूज या स्टिमुलस हैं। आप एज अ ह्यूमन बीइंग यू हैव लर्न कि हर स्टिमुलस पे हम सेम बिहेवियर नहीं देते हैं, राइट? तो वी हैव लर्न टू डिस्क्रिमिनेट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन स्टिमुलस। इनमें से भी जो अगर हम बहुत बेसिक की अगर हम लोग बात करें, तो व्हेन यू आर राइडिंग स्कूटी, पीछे से अगर हॉर्न बज रही है, यू आर वेरी मच एबल टू डिस्क्रिमिनेट if that's a sound of a normal car or if that's an ambulance. So without looking back, आप क्या करते हो, आप अपनी गाड़ी साइड कर देते हो, because you know that the ambulance has to cross you. It is because you have this tendency of discrimination learning, and that is how you are able to discriminate between stimulus. Similarly, एक और example I would like to give. कॉलेज में बेल अगर बजती हो, ठीक है, वी हैव बेल्स इन आर टेम्पल्स ऑल्सो। आप क्लासरूम में बैठे हो, आपको एक घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, बट यू आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट कि वो बेल का जो या घंटी का जो साउंड है वो किसी मंदिर से आया है या कॉलेज की घंटी बजी है। सो दिस टेंडेंसी या दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। नेक्स्ट है लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स। सो अपार्ट फ्रॉम आवर जनरल लाइफ, अगर हम बहुत टेक्निकली बात करें, तो हम जितने भी डिसिप्लिन्स की अगर हम लोग बात करें या डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडीज़ की बात करें, जिसमें हमारे साइंस, मैथ्स, ग्रामर्स एंड देयर आर वेरियस फील्ड विच हैज़ सम प्रिंसिपल्स। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं डिफरेंट इन फील्ड्स के, उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। चाहे साइंस में भी कुछ और डोमेन्स हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई। सो when you are performing some practical or some experiments, so these are based on some principle, and to have an understanding about these principle comes under the learning comes under the heading of learning of principle. For example, maths के कुछ formulas हो गए हैं, you can't change it, it is as it is and it is going to like that forever. So for example, the Newton's laws, ग्रेविटी के जो लॉज हैं, जो फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं या जो फॉर्मूलाज हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. सो यू नीड टू लर्न एंड यू नीड टू हैव दैट एंड रिटेन दैट प्रिंसिपल्स, क्योंकि आप उसी के आधार पे आगे फंक्शन करने वाले हो. नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग. इट इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ योर हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस. वट यू डू इन दिस प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल सोचने की क्षमता, रीजनिंग करने की क्षमता, ऑब्जर्व करने की क्षमता, योर इमेजिनेशन एंड योर जनरलाइजेशन एबिलिटीज़, आप इन सारी क्षमताओं को यूज़ करते हो. वाई? टू सॉल्व प्रॉब्लम. वो प्रॉब्लम किसी भी नेचर का हो सकता है कुछ मैथ्स का प्रॉब्लम या आपकी एकेडमिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम या पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम हो सकते हैं. सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आप अपनी कॉग्निटिव प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हो. फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज़ सोची, आपने अपनी मेमोरी से या पास्ट एक्सपीरियंस से भी अपने प्रेजेंट प्रॉब्लम को रिलेट किया एंड पास्ट एक्सपीरियंस से ही आइडिया लेकर प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया आपने. नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज एटीट्यूड. एटीट्यूड इज नॉट समथिंग दैट वी यूज टू रेफर पीपल कि वो उसकी एटीट्यूड बहुत हाई है या एटीट्यूड बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले. नो, यहाँ पे एटीट्यूड की बात हो रही है आपकी नज़रिया के बारे में, आपके पर्सपेक्टिव के बारे में, आपके किसी भी एस्पेक्ट को लेकर आपका एटीट्यूड क्या है. पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर को लेकर आपका एटीट्यूड कैसा है. तो बहुत लोगों का
ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होता है कि नहीं, फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा, आई विल बी समथिंग, आई विल बिकम समथिंग, आई विल डेफिनेटली अचीव समथिंग। या बहुत पेसिमिस्टिक है कि नहीं, अब तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या सब कुछ बुरा हो सकता है। सो एटीट्यूड प्लेज अ वेरी important role in learning also. If you have a positive attitude for anything, you are more likely to give your 100%, and हो सकता है कि आप 100% ना सीख पाए, but to some extent you will be able to grab the concept. So this was one example. And other thing कि अगर हम लोग बात करें तो your attitude towards anything, चाहे वो towards life हो सकता है, towards an individual हो सकता है, towards any profession हो सकता है. So this is also an important factor. That's all for the types of learning. The theories of learning we will deal in the next slide. So thank you so much.